तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा बेस विड्थ मॉड्यूलेशन को लेके, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ करंट हमारे पास में ट्रांजिस्टर के अंदर में डेवलप होते हैं, किस किस टाइप से हम उनको डिफाइन करते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पिछली जो क्लास रही थी उसमें मैंने आप लोगों से 3 करंट के बारे में बात करी थी, और तीनों ही करंट हमारे पास में किसके अंदर में, एक जो बेसिक हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर में डेवलप हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा था कि 3 मेरे पास में रीजन होते हैं, एक मेरे पास एमीटर होता है, दूसरा बेस होता है, तीसरा मेरे पास में कलेक्टर रीजन होता है। अब यहाँ पर आपने देखा था कि जो आई ई करंट है, यानी कि जो एमीटर करंट है या फिर आपके पास में बेस करंट है, जो कि रिकॉम्बिनेशन के कारण में होता है। तीसरा जो मेरे पास में आई सी करंट था, जो कि मेरे पास में कलेक्टर करंट के नाम से जाना था। तो तीनों ही करंट मेरे पास किस लेवल पे आप लोग इनको डिफाइन करते हैं, ये हमारे पास में होता है डिफ्यूजन करंट के नाम से आप इनको जानते हैं। अब एक करंट और था यहाँ पर जिसको आप लोगों ने जाना था ड्रिफ्ट करंट के नाम से, यानी कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण यहाँ पे करंट डेवलप होता है, वो हमारा बेसिक ड्रिफ्ट करंट यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब देखिए, इसके अंदर में आप लोगों ने इक्वेशंस के बारे में बात करी थी। तो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाता है कि रिकॉम्बिनेशन करंट कहाँ पर फ्लो करता है। रिकॉम्बिनेशन करंट मेरे पास में बेस के अंदर में फ्लो करता है। और ये पूछ लिया जाए कि रिकॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो रिकॉम्बिनेशन मेरे पास में एमीटर में भी होता है, रिकॉम्बिनेशन मेरे पास में बेस के अंदर में भी होता है, रिकॉम्बिनेशन मेरे पास में कलेक्टर के अंदर में भी होता है। अब हमें जो इसके अंदर में कंसिडरेशन में लेके आना पड़ता है, वो हमें कंसिडर केवल और केवल यहाँ पर बेस का जो होता है उसी को हमारे पास में कंसिडर करके चलना पड़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा, और जो आप लोगों ने देखी थी इक्वेशन, जो करंट की थी, किस तरह से आप इसको डिफाइन करते हैं। तो मैं छोटा सा इसका स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने जो पढ़ा था कि मेरे पास में अगर एक ट्रांजिस्टर है, कुछ इस तरह का हमने ट्रांजिस्टर डिफाइन कर दिया है, और ये अभी तक हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे कि एन टाइप है या पिन टाइप है। अगर मैं इसके अंदर में ये कर दूँ कि ये मेरे पास में इसको आउटवर्ड डायरेक्शन मैंने रेड दिखा दिया, देन यू विल से दिस इज एन पी एन टाइप मेरे पास में ट्रांजिस्टर हो गया। चलिए अब जब भी हम सर्किट के अंदर में कनेक्ट करते हैं ना इसको, तो सर्किट में कनेक्ट करने के लिए हमेशा और हमेशा एक रेजिस्टेंस इसके साथ में जोड़ा जाता है। इस रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं आर बी। देखो जो मैंने आपको ब्लू कलर के अंदर दिखाया, स्काई ब्लू कलर के अंदर में दिखाया, ये केवल मेरे पास में एक जो एमीटर जो हमारे पास में ट्रांजिस्टर है उसका एक रूप है, एक सिंबल मैंने रिप्रेजेंट किया है। और इसके अलावा जो मैं चीज़ें रिप्रेजेंट करूँगा वो सारे उसके आउटसाइड रहती है, यानी कि जो आप लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, छोटा सा आप लोग आईसी देखते हैं, तो ये आईसी के अंदर का एरिया, ये जो मैंने इसको स्काई ब्लू कलर से यहाँ पर आपको दिखाया है, ये मेरे पास में केवल आईसी के अंदर का एरिया है। बाहर जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो हमारी एक्सटर्नल चीज़ें होंगी, और इसी के ऊपर में आप लोगों को क्वेश्चंस सोल्व करने होते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि केवल और केवल अंदर वाला स्ट्रक्चर है मेरे पास में ट्रांजिस्टर का, बाहर हम एक्सटर्नली चीज़ें लगा रहे हैं, जिसको हमने पहले नाम दिया आरबी, जो कि एक रेजिस्टेंस कहलाएगा, यानी कि बेस रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं इसको। अब ये क्या करना है मेरे को, यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना इस बेस के साथ, जो एमीटर है उसके साथ में मैं कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट करने के बाद में ये क्या हो गया, क्योंकि हमने पी को जो बेस था मेरे पास में, बेस को हम ये रिप्रेजेंट करते पी एन, और एन ये इस तरह का था हमारे पास में, ये कलेक्टर हो गया, ये मेरे पास में एमीटर हो गया, और ये मेरे पास बेस हो गया। अब यहाँ पे आपके पास में जो रेजिस्टेंस आया है आप देखना इसको, जो बाहर आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ये मेरे पास में आरबी, जिसको आप लोग जानते हैं बेस रेजिस्टेंस के नाम से, नाम याद रखेंगे आरबी, दैट विल बी इक्वल टू बेस रेजिस्टेंस। अब देखना जो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको डिफाइन करवा रहा हूँ वो अच्छे से समझ लेना, बार बार हम उनका यूज़ करते हुए चलेंगे। अब दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भाई मेरे पास में बेस है, और यहाँ पर ये मेरे पास में एमीटर है। अब बेस और एमीटर के अंदर में जब हमने इसका स्ट्रक्चर डेवलप किया था, तो बेस और एमीटर के बीच में एक जंक्शन डेवलप हो रहा था, ये जंक्शन यहाँ पर डेवलप हो रहा था। तो जंक्शन यहाँ पर जो वैल्यू आप लोग रख रहे थे, यानी कि इसको जंक्शन एमीटर के नाम से आप लोग जान रहे थे, तो ये जंक्शन यहाँ पर डेवलप हो रहा था, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर वोल्टेज भी हमें चाहिए थी, ठीक है ना, जो हमें उसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए, या फिर जो हमारे पास में पिंचो जो हमारे पास में बाइसिंग करने के लिए उसको रिक्वायरमेंट है कि हमारा वर्क करना शुरू कर दे, जिसको हमने VBE के नाम से भी जाना था, यानी कि मिनिमम वोल्टेज, जिसके बाद में जो हमारी डायोड है या फिर जो भी हमारे पास में जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो जाए, या करंट उसके अंदर से फ्लो होना शुरू हो जाए, फॉरवर्ड करंट। तो ये देखो यहाँ पर आप लोगों ने एक वोल्टेज जनरेट हो गई है, जो कि किस किस के बीच में होगी, बेस और एमीटर जंक्शन के बीच में। तो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये यहाँ से और यहाँ के बीच की, जिसको हम बोलते हैं VBE, ये हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रहने वाली, VBE के नाम से हर क्वेश्चन के अंदर में आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। इसकी टिपिकल वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं सिलिकॉन के अंदर में यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास में क्वेश्चन को गिवन नहीं है तो मैं इसकी 0.7 वैल्यू यूज़ करूँगा, और अगर मैं इसके अंदर में जर्मेनियम यूज़ कर रहा हूँ, देन वी विल यूज़ 0.2 वोल्ट आप लोग को यूज़ करनी है, यानी कि मिनिमम वो वोल्टेज मेरे को जो कि ज़रूरत है, ताकि मैं इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर बेस और एमीटर के बीच में जंक्शन बन गया ना, जंक्शन को मुझे फॉरवर्ड बायस करना था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये VB कहाँ से हम डिफाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और वोल्टेज यहाँ पर मेरे को डिफाइन करनी होती है,
यहाँ पर कलेक्टर है और मेरे पास में नीचे एमीटर है। अब एक वोल्टेज यहाँ पर आप लोगों ने देखी जो बेस और किसके बीच में थी, जो बेस और मेरे पास में कलेक्टर के बीच में, ये जो जंक्शन बना है बेस और कलेक्टर के बीच में बना है, यानी कि ये जो वोल्टेज है बेस और कलेक्टर के बीच में, इसको हम जानेंगे VBC के नाम से। ये वैल्यू कहीं पर भी हमारे किसी भी क्वेश्चन के अंदर में डिफाइन नहीं होती है, तो हम इसके ऊपर में कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर में VBC या VCB की वैल्यू कभी भी नहीं लेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर में, जब तक वो गिवन नहीं होगी हम यहाँ पर ये वैल्यू को कभी भी डिफाइन नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट एक वोल्टेज और डेवलप होता है किसके बीच में, सिर्फ ये वोल्टेज हम बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में बोल सकते हैं, जिसको आप लोगों ने जाना VCE के नाम से। तो ये तीन टर्म आप लोगों को ध्यान रखनी कौन कौन सी। पहली टर्म आप लोगों को याद रखनी है VBE। VB आप लोग समझ गए होंगे कि बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज रहने वाली है, जिसकी टिपिकल वैल्यू मेरे पास में 0.7 होती है सिलिकॉन के लिए और 0.2 होती है आपके जर्मेनियम के लिए। और बाकी अगर कोई भी चेंज आएगा तो आपके क्वेश्चन के अंदर में गिवन हो, और नहीं भी गिवन है तो आप डायरेक्टली ये वैल्यूज को वहाँ पर पुट डाउन करके अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि कहाँ जरूरत पड़ेगी, देखिए जब मैं इसके अंदर में KVL लगाऊंगा ना, जब हमें क्वेश्चन के अंदर में पूछा क्या जाता है, यहाँ पे आपसे पूछ लेगा बेस करंट निकाल के दिखाओ, या फिर आप लोगों से पूछ लेगा कलेक्टर करंट निकाल के दिखाओ, या फिर पूछ लेगा आप रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पर एक लूप लगाना पड़ेगा मेरे को, जो KVL हम लगाएंगे इसके अंदर में, तो वो लूप जब डिफाइन करेंगे तो उस लूप के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को इस VB की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई ये बेस और एमीटर के बीच में जंक्शन डेवलप हुआ है, तो इस वोल्टेज को भी मुझे कंसिडरेशन में लेके आना पड़ेगा, तभी मेरा क्वेश्चन सही होगा। चलिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद में, जब मैं इसका एनालिसिस और अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए अब आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, चलिए इसको आप लोग समझ गए होंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो जो यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हुआ है जिसको VBE के नाम से जाना था, अगर आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो VB डेवलप होगा इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ईटा VT, जो मेरे पास में फैक्टर रहता है ईटा, जो जर्मेनियम और मेरे पास में सिलिकॉन के लिए अलग अलग वैल्यूज़ मैंने डिफाइन करवाई थी जब मैं आपको सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा था, उस लेक्चर के अंदर में मैंने इसको डिफाइन किया। PDF नोट्स के अंदर में भी आप लोग को ये वैल्यू वहाँ पर मिल जाएगी। और दूसरा इसके अंदर में आप लोग को लॉग यूज़ करना पड़ता है, log IE डिवाइडेड बाई ICO। अब CO क्या मेरे पास में, ये भाई होता है हमारे पास में जो लीकेज करंट होता है। कहाँ से लीकेज करंट आया भैया, ये लीकेज करंट आता है यहाँ पर कलेक्टर और जो मेरे पास में बेस है उसके अंदर में जो करंट निकल के आ रहा है, इसी को हम बोल रहे थे ICO। पिछली क्लास के अंदर में बहुत अच्छे से इसके बारे में मैंने डिफाइन किया था कि ये करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं, अगर ये मेरे पास में NPN टाइप है तो P के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं और N के अंदर में होल्स हैं, तो होल यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना कोशिश करेंगे और इलेक्ट्रॉन मेरे पास में P से जो N की साइड में जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दो करंट डेवलप हो जाते हैं, ICOP और ICON, और इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो यहाँ पे जो कॉमन करंट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं लीकेज करंट, जो हमारे पास में कलेक्टर करंट के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से अगर VBE निकालने के लिए बोल दिया जाए, आपको क्वेश्चंस के अंदर में IC की वैल्यू गिवन हो और आपको IC नोट भी गिवन हो, VT आप लोग टेम्परेचर अगर बोलते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर में तो 25 मिलीवोल्ट आप लोगों को ध्यान है कि वो वैल्यू आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और ईटा की वैल्यू डिपेंड करेगी मेरे पास में सिलिकॉन यूज़ है या फिर मेरे पास में जर्मेनियम यूज़ किया गया, तो नॉर्मली हम इसकी वैल्यू 1 यूज़ करके भी अपने क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो VB अगर आप लोग को निकालने के लिए बोल दिया जाए तो फॉर्मूला डायरेक्टली आप लोग को यूज़ करना है। अब देखो इसके अंदर में टेम्परेचर के ऊपर में टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, देखिए क्वेश्चन छोटा सा पूछा जा सकता है कि VBE के ऊपर में जो हमने बोला था कि ये वोल्टेज एक डेवलप हो गई है किसके बीच में, बेस और एमीटर के बीच में, जो यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हुई है VBE। भाई यहाँ पर मैं जो इसके अंदर में वोल्टेज लगाऊंगा एक्सटर्नल वोल्टेज, इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा भी तो हो सकती है। अब कितनी होगी वो डिपेंड करेगा मेरे पास में टेम्परेचर के ऊपर में। अगर ये टेम्परेचर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपको पता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं उनकी जो हमारे पास में कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए पहली जो यूनिट है ना आपको सेमीकंडक्टर की पढ़ाई जाती है कि क्या टेम्परेचर के इम्पैक्ट्स होते हैं। और पहली क्लास के अंदर में बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था कि माइनॉरिटी कैरियर चार्जियर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं केवल और केवल वो हमारे पास में करंट के कारण जो टेम्परेचर के कारण इंक्रीज होते हैं, और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उनके ऊपर में ज़्यादा इम्पैक्ट उनका नहीं होता है। तो आप लोग समझे होंगे कि IC नोट यहाँ पर इंक्रीज होगा, IE के ऊपर में ज़्यादा कोई इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण में होता है, IC नोट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। तो ओवरऑल जो मेरे पास में ये पैरामीटर की बात करूँ तो ये पैरामीटर मेरे पास में क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली टर्म मेरे पास में इंक्रीज हो रही है तो लोग वाला टर्म मेरे पास में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये डिक्रीज हो गया तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि VBE जो कि किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये सारा का सारा यहाँ पर इन्हीं फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, IC नोट के ऊपर में और ये लॉग के ऊपर में, और टेम्परेचर यहाँ पर बेसिक
बेसिक यहाँ पर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो VT की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन एज कम्पेयर टू जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट हो रहा है उसके कंपेरिजन में कम होगी, तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है IC में। तो VB की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर में पूछा जाता है कि VB की वैल्यू जो हमारे पास में ट्रांजिस्टर के अंदर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या इंपैक्ट होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वहाँ पर मेरे पास में उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को जो करना है वो मेरे को ये बताना है कि मैंने आप लोगों को कहानी जो बताई है वो NPN ट्रांजिस्टर को लेकर बात करिए। अब आप लोगों को जो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है वो PNP ट्रांजिस्टर के लिए मुझे बताना है। क्या बताएंगे इसके अंदर में, पहले तो आपको करंट की इक्वेशन निकाल के बतानी है, करंट की इक्वेशन आप लोगों को बतानी है। दूसरा आप लोगों को मेरे को ये बताना है कि जो भी हमारे पास में फॉरवर्ड बायस होगा या फिर जो जंक्शंस होंगे PNP जंक्शंस जो बने हैं मेरे पास में, इसके अंदर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किसमें कौन होगा, P के अंदर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, N के अंदर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, P के अंदर में कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, और जो यहाँ पर जो बेस के अंदर में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसके बीच में यहाँ पर डेवलप हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि रिकॉम्बिनेशन कहाँ पर हो रहा होगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, आप लोग इसके बारे में जरूर मेरे को बताएंगे। फिर हमने बात करी कि VB की वैल्यू मैंने आप लोगों को बता दी कि 0.7 होती है टिपिकल वैल्यू, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस के अंदर में। चलिए अब देखो एक छोटी सी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो हमारे पास में वोल्टेज डेवलप हुआ है, एक जो ट्रांजिस्टर हमने देखा है, ये ट्रांजिस्टर के अंदर में बहुत सारी, यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए अब देखो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो अलग अलग तरीके से जनरेट हो गई है। ये मैंने एमीटर बता दिया भाई, ये क्योंकि हमने इसका एरोइड बाहर की साइड में दे दिया, सो दिस इज NPN ट्रांजिस्टर हो गया। अब देखो वोल्टेज जो यहाँ पर आप लोगों ने देखी कि एक वोल्टेज यहाँ किस के बीच में डेवलप हो रही है, आप कैसे पहचानेंगे, कलेक्टर है और ये मेरे पास में बेस है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो जनरेट हो रही है वो VCB इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हो रही है। अगर मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर था उसको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये 3 रीजन मेरे पास में आ गया, कलेक्टर, एमीटर, बेस और मेरे पास में कलेक्टर। ये वोल्टेज जो है इसको हम बोलते हैं VBE बोलते हैं, इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, VCB के नाम से जानेंगे। और तीसरा जो वोल्टेज बन रहा है वो एमीटर और कलेक्टर के बीच में, यहाँ पर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ना, अगर मैं एक वायर जोड़ दूँ तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, तो इसको हम जानेंगे VCE के नाम से। तो आप लोग ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई जो VCE बनेगा ना, यानी कि ये मेरे पास में बन गया VBE बन गया, और यहाँ जो बन के आएगा दैट विल बी इक्वल टू VCE आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल इसका करंट की वोल्टेज की एक इक्वेशन आप बना सकते हैं कि VCE जो होता है दैट विल बी इक्वल टू VCB प्लस VBE, यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर एमीटर और कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज डेवलप हुआ है, यानी कि ये जो है ये किस का कॉम्बिनेशन है, इसका जो EB है और दूसरा BC। आप लोग इस जो बेसिक उसकी यूनिट थी, बेसिक उसका स्ट्रक्चर था उसके अंदर से भी समझ सकते हैं, या फिर इसके सिंबल जो हमारे पास में थे, इस सिंबल से भी आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो वोल्टेज है इसका सम और इसका सम ये इक्वल होता है हमारे पास में VC के बराबर में। और VC की वैल्यू जब सैचुरेट लेवल पर लेके चलते हैं तो सैचुरेशन के अंदर में इसकी वैल्यू मेरे पास में 0.2 हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कहाँ पर हमारे पास में VC, VB और VB, इनके ऊपर में क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और इनकी टिपिकल वैल्यूज़ आप लोग को क्या लेके चलनी है। VC की वैल्यू टिपिकल आप लोग को 0.2 वोल्ट लेके चलेंगे जब सैचुरेशन की बात कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को कभी भी इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0.2 यूज नहीं करनी है जब तक क्वेश्चन के अंदर में गिवन नहीं है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इसका ये, जिसको आपने जाना है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई मेरे, इसको अच्छे से समझना, और इसके ऊपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी एग्जाम के अंदर में देखने को मिलते हैं, आपके PSUs के ये सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। अब बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होती है। अब देखो इसको आप लोगों ने देखा कि मेरे पास में अगर एक ट्रांजिस्टर मैंने बना लिया है, और ट्रांजिस्टर के अंदर में अगर मैं इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ बड़ा बना देते हैं इसका, ये मेरे पास में ट्रांजिस्टर मैं इसका डिजाइन कर रहा हूँ भाई, ये मेरे पास में बेस रीजन हो गया, और ये मेरे पास में ये मेरे पास में 3 रीजन आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक मेरे पास में एमीटर हो गया, ये एमीटर रीजन है, दिस इज एमीटर रीजन, ये मेरे पास में बेस रीजन है, और यहाँ पर कलेक्टर रीजन हो गया। अब ध्यान से सुनना है इस पॉइंट को कि मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर बेस और कलेक्टर है, बेस और कलेक्टर रीजन है, इसको मैंने किया हुआ है रिवर्स बायस। और यहाँ पर आप लोग दूसरा रीजन जो देख पा रहे हैं, मेरे पास में एमीटर और बेस का जो रीजन है, जिसको आप VBE वोल्टेज यहाँ पर आप बोलेंगे, तो ये मैंने किया हुआ है फॉरवर्ड बायस। अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को जो बताना चाह रहा हूँ भाई, जब हमारे पास में रिवर्स बायसिंग होती है
रिवर्स बायस होने से पहले मान लो ये विड्थ जो थी ये यहाँ तक थी, इसकी जो विड्थ थी डिप्लीशन लेयर इसके अंदर में बन रही है, पहले जब मैंने इसके अंदर में कोई वोल्टेज नहीं लगाया तो डिप्लीशन विड्थ कितनी इसके अंदर में थी, यहाँ तक इस लेवल तक थी डिप्लीशन विड्थ, जितना मैंने आपको स्काई ब्लू कलर से दिखाया। अब क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पर जो रिवर्स बायस वोल्टेज में यहाँ पर लगाया हुआ है ये रिवर्स बायस है, क्योंकि ये मेरे पास में एन पी एन टाइप का है, तो पी को मैं नेगेटिव से जोड़ूंगा और एन को मैं जोड़ूंगा पॉजिटिव से, तो मेरे पास में रिवर्स बायस हो गए दोनों चीज़। अब देखना इसको कि मैंने जैसे इस रिवर्स बायसिंग को बढ़ाया, रिवर्स बायस बढ़ाने से होगा क्या कि बेस की विड्थ जो इतनी थी अब ये थोड़ा और यहाँ पर क्या हो जाएगा अंदर की साइड में चला जाएगा ये, क्योंकि हमें जानकारी है कि जब भी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो विड्थ जो मेरे पास में वो क्या हो जाती है इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसकी जो विड्थ है वो हमने पढ़ा था कि 1/v जो मेरे पास में सॉरी इसकी जो विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे पास में VB सॉरी जो VBR यानी कि रिवर्स बायस वोल्टेज आप लोग वहाँ पर लगा रहे हैं तो डायरेक्टली उसकी इक्वल होती है। आप लोगों ने जब डायोड के बारे में बात करी थी, जब रिवर्स बायसिंग के बारे में बात करी थी तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा था विड्थ मेरे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो VP वोल्टेज होती है और जो VBR आप उसके अक्रॉस में लगा रहे होते हैं, जो V मेरे पास में होती है बिल्ट इन वोल्टेज के नाम से भी आप लोगों ने जाना था। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो विड्थ मेरे पास में क्या हो जाएगी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। कब जब हम उसको रिवर्स बायस लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये विड्थ जो है यहाँ तक आ गई है भाई, पहले कहाँ तक थी जितना मैंने आपको स्काई ब्लू कलर से दिखा रखा है। अब दूसरी साइड भी तो होगा ना विड्थ, दूसरी साइड कहाँ पर है ये आप लोग दूसरा यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसको येलो कलर से दिखाऊँ कि जो फॉरवर्ड बायस था वहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ एक विड्थ जो है वो इसके अंदर में इंड्यूस हो चुका होगा, यानी कि डिप्लीशन रीजन वहाँ पर बना हुआ होगा। मैंने इसके रीजन को क्या कर दिया रिवर्स बायस कर दिया। रिवर्स बायस करने से पहले ये इतनी हुआ करती थी जो स्काई ब्लू कलर में है और अब ये पहुँच गई यहाँ पर जो आप लोगों को रेड कलर के अंदर में दिखा रहा है। अब मैंने क्या किया इसको और रिवर्स बायस कर दिया, और वोल्टेज इसके अंदर में लगाएंगे तो और वोल्टेज लगाते ही होगा क्या। अब मैं इसको अगर यहाँ पर जो ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश करूँ तो येलो कलर से दिखा रहा हूँ इसको। चलो अब जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो आप देखेंगे कि ये जो विड्थ है ये और अंदर की साइड में बढ़नी शुरू होगी, किसके अंदर में बेस रीजन के अंदर में चली गई है और यहाँ पर मेरे पास में इस रीजन के अंदर में चली जाएगी, नो डाउट रेड वाला भी आएगा और ये दोनों साइड में मेरे पास में क्या हो गई है इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। मेन मोटिव मुझे बेस के अंदर में समझाना था। अब देखो पहला जो रीजन था पहले के अंदर में अगर मैं ये इसकी डिस्टेंस को मेजर करूँ तो ये टोटल मेरे पास में इतनी डिस्टेंस का इसका डिप्लीशन रीजन था, यानी कि इतना इनके बीच में गैप था। फिर मैंने क्या किया इसको स्काई ब्लू कलर में किया तो स्काई ब्लू कलर करने से ये मेरे पास में इतना आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया इसको और रिवर्स बायस किया तो और रिवर्स बायस करने से आपने तीसरा रीजन बनाया और तीसरा रीजन अब आप लोगों के पास में बच गया, ये जो रेड कलर के अंदर मैंने दिखाया इतना छोटा सा बच गया आप लोग। अब मैंने क्या किया और इंक्रीज कर दिया तो और इंक्रीज करने से मैं अभी येलो कलर के अंदर में जो दिखाया वो रीजन इतना बच गया। यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो बेस की विड्थ थी वो मेरे पास में क्या होती जा रही है मॉड्यूलेट होती जा रही है, यानी उसकी क्या हो रही है विड्थ जो है चेंज होती जा रही है। इसी को हम बोलते हैं विड्थ मॉड्यूलेशन के नाम से भी जानते हैं। और एक ऐसी वोल्टेज आएगी कि इनके बीच में गैप जो है जीरो हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये मेरे पास में विड्थ जो है इसकी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। अब जीरो होने से क्या इम्पैक्ट होने वाला है, जब भी हम बोलेंगे कि मेरे पास में जो अगर इन दोनों के बीच में जीरो हो गई है तो इसको हम बोलते हैं नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं पंच थ्रो। क्या बोलेंगे अब इसको पंच थ्रो के नाम से हम इसको जानते हैं। जब क्या होगा जब इसके बीच में विड्थ जो मॉड्यूलेट होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि बेस सॉरी कलेक्टर और मेरे पास में एमिटर है जो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे हम उसको एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है पंच थ्रो वोल्टेज के नाम से आप इसको जानते हैं, या पंच थ्रो वहाँ पर रीच हो चुका है हमारे बेस के अंदर में। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदे के लिए तो पढ़ रहे हैं, जब भी तो हमें इसकी ज़रूरत है, रिवर्स बायस तभी तो करते हैं और बेस रीजन का भी इसीलिए डाला जाता है। तो बेस रीजन को हम जो बोलते हैं इसके अंदर में इसको एक दूसरा भी नाम बोल दिया जाता है जिसको आप लोग एक जिस नाम से जानते हैं अर्ली इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो हमारे पास में ये बेस विड्थ है ये जब नैरो होती चली जाती है तो इसको एक नाम दे दिया जाता है दैट विल बी नोन एज अर्ली इफेक्ट। सबसे ज़्यादा पूछा बोलते हैं कि बेस विड्थ मॉड्यूलेशन को हम क्या बोलते हैं, या फिर ये बोल दिया जाएगा कि अर्ली इफेक्ट किसके कारण होता है। तो अर्ली इफेक्ट आता है हमारे पास में बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के कारण आता है। अब इसके जो हमारे पास में क्या एडवांटेज होती है उसके ऊपर में देख लेते हैं। एडवांटेज बहुत ज़रूरी है इसके, इफेक्ट जो हमारे पास में है उसके कारण क्या क्या आता है। तो पहली चीज़ अर्ली इफेक्ट जो है वो किसके कारण में आता है, ये हमारे पास में आता है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के कारण में आता है। तो अर्ली इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ द बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। यानी कि नैरो हो जाना किसका बेस का, वही हमारे पास में क्या आती है अर्ली इफेक्ट के नाम से। अब देखो अब मुझे क्या करना था, मुझे तो अपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे उनको कहाँ से मूव करवाना था, यहाँ से मेरे को मूव करवा के लेके जाना था एमीटर से बेस में और बेस से फाइनली मेरे को कहाँ लेके जाना थे कलेक्टर के अंदर में।
अब ये रीजन क्या हो गया, मेरे पास में छोटा हो गया। मेरा मेन मोटिव था एमीटर से कलेक्टर के अंदर में लेके जाना। अब बेस की विड्थ जो है बहुत छोटी हो गई है, नैरो हो गई है, तो वो क्या करेंगे, तुरंत आएंगे, भाग जाएंगे इसके अंदर में, कलेक्टर के अंदर में चले जाएंगे। यानी कि आपने देखा कि यहाँ पर उसकी बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होने से क्या कम हो गया, ट्रांजिट टाइम कम हो गया। ट्रांजिट टाइम ही तो मुझे कम करना है, और ट्रांजिट टाइम अगर मेरे पास में कम हो गया तो आप ये बोल सकते हैं कि वो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, बहुत फास्ट काम करेगा, फास्टर हम उसको एज ए स्विच यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका बेस विड्थ मॉड्यूलेशन का या अर्ली इफेक्ट का ये एडवांटेज है कि वहाँ से हमारे पास में क्या होती है, उसके बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होने से ट्रांजिट टाइम है उसका वो कम हो जाता है। अब देखो दूसरा इसके अंदर में क्या करेंगे, हमारे पास में दूसरा काम ये हो रहा था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा था, तो हमें क्या चाह रहा था, हम यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन चाह रहे थे और 100 की 100 यहाँ पर चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा था, जब ये बेस रीजन से गुजर रहा था ना, तो कुछ 5 से 7% ही अपने पास में रख पा रहा था, तो हमारे पास में ओवरऑल यहाँ पर पहुँच पा रहे थे 95। अब ये ट्रांजिट टाइम क्या होगा, ये बहुत छोटी अगर बेस विड्थ होगी तो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर रिकम्बाइन होने के लिए, उसके पास में ज़्यादा सफिशिएंट टाइम नहीं होगा और तुरंत वो कहाँ चला जाएगा, वो कलेक्टर के अंदर में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कर सकते हैं कि जब भी बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होती है तो वहाँ पर हमारे पास में जो रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस हमारे पास में क्या हो जाते हैं, वो बेस रीजन के अंदर में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अर्ली इफेक्ट के ऊपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको अच्छे से इसको समझना है। पहली चीज़ बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के कारण में होता है, दूसरा ट्रांजिट टाइम इसके अंदर में कम हो जाता है, तीसरा बेस रीजन के अंदर में जो रिकॉम्बिनेशन है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। अब रिड्यूस हो गया तो भाई आप मेरे को ये बताओ कि पहले मेरे पास में कलेक्टर के पास कितने चार्ज पहुँच रहे थे, पहले 95 पहुँच रहे थे। अब यहाँ पर रिकम्बाइन हुआ नहीं, तो पहले 100 चले थे, 100 के अंदर में 5 रिकम्बाइन हो गया, 95 पहुँच रहे थे भाई। अब हुआ क्या, यहाँ से मेरे पास में केवल 2 रिकम्बाइन हो पा रहे हैं और टोटल मेरे पास में 98 मेरे पास में यहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ओवरऑल मेरे पास में कलेक्टर के पास ज़्यादा से ज़्यादा करंट पहुँच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल पहुँच रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि कलेक्टर करंट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यार, बार बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। कलेक्टर करंट जो है मेरे पास में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन करंट अगर आप लोगों से पूछ लिया क्योंकि रिकम्बाइन हो ही नहीं रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन कलेक्टर करंट इंक्रीज एंड रिकॉम्बिनेशन करंट विल डिक्रीज। रिकॉम्बिनेशन करंट मेरे पास में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये मेरे पास में अल्फा की वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू नॉर्मल हमने देखा था कि 0.95 से 0.97 या 8 के आसपास में होती है। जब हमने बेस विड्थ को इंक्रीज कर दिया तो वहाँ पर ये वैल्यू लगभग 0.99 को ये अचीव कर लेती है, यानी कि 99% वहाँ पर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो है वहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये होने से और क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, इसके होने से मेरे पास में जो बीटा है, जो बीटा की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसके केस के अंदर में बीटा कब यूज करते हैं, पैरामीटर याद है ना आप लोगों को, फॉर्मूला जो हमने यूज किया था। तो बेस विड्थ मेरे पास में जो इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था बीटा पैरामीटर जो हम यूज करते हैं कॉमन एमीटर के केस के अंदर में, तो इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने से हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास जो बीटा जो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि ये पैरामीटर बीटा किस किस के बीच में डिफाइंड होता है, आई सी डिवाइडेड बाई बिल्कुल आई बी, याद करवाया था ना कि बी यहाँ पर है तो बी यहाँ पर आप लोग को यूज़ करना है। बीटा और बीटा के बीच में रिलेशन, बेस करंट के बीच में रिलेशन होती है ये। तो आई बी करंट मेरे पास में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई बी करंट डिक्रीज होने से क्या हुआ, आई सी करंट मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी आप लोगों को मैंने समझा दी है कि जब भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर दोनों सर्किट जो हैं, जो एमीटर है और बेस है, एमीटर बेस और कलेक्टर 3 रीजन है, ये बेस विड्थ इतनी मॉड्यूलेट होती आ जाए, इतनी मॉड्यूलेट होती आ जाए कि कलेक्टर और मेरे पास में जो एमीटर है ये दोनों आपस में क्या हो जाए, पिंच ऑफ हो जाए, एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो ऐसे वो टाइम को हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर पंच ड्रॉप हो जाता है, पंच ड्रॉप के नाम से। ठीक है, वैसे छोटी सी कहानियाँ थी आप लोगों के लिए और आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे हमारे पास में इसका यूज़ किया जाता है। और एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा देता हूँ कि नॉर्मली आप लोगों से पूछा जाए अगर कि भाई जो मेरे पास में कलेक्टर और बेस रीजन है ये आपने रिवर्स बायस कर रखा है, अब एक टाइम ब्रेक डाउन भी आएगा, यानी कि पंच थ्रो जो हुआ है, पंच थ्रो का मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हो गया मेरे पास में। रिवर्स बायस जब ब्रेक डाउन हो जाती है, जो जेनर डायोड के अंदर में पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट वहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी शॉर्ट सर्किट आप लोग बोल सकते हैं। तो एक ब्रेक डाउन की वो जो कंडीशन आ जाती है और ट्रांजिस्टर के अंदर में उसको पंच थ्रो के नाम से आता है। तो जब पंच थ्रो हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके अंदर में कौन सा इफेक्ट आता है, किसके कारण में वहाँ पर जो ब्रेक डाउन होता है। तो आप लोग जानेंगे कि जब भी हम बात करेंगे कलेक्टर और बेस के रीजन की बात,
तो कलेक्टर और बेस रीजन हमेशा किसके कारण होता है, एवलांच से इसके अंदर में ब्रेकडाउन होता है, एवलांच से ब्रेकडाउन होता है। और दूसरा मेरे पास में अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि एमिटर और दूसरा जो बेस है, इन दोनों के बीच में जो ब्रेकडाउन होगा वो किसके कारण होगा, तो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होता है दिस इज जो रीना ब्रेकडाउन के करने का इफेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो इफेक्ट्स हैं ये फ्रिक्वेंसीज के ऊपर में डिपेंड नहीं करते हैं, ये डिपेंड करते हैं हमारे पास में कितना हमने वोल्टेज इसके ऊपर में लगाया हुआ है। तो दोस्त ये थी भाई आपकी पूरी ट्रांजिस्टर की कहानी। ट्रांजिस्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, अच्छे से इसके फॉर्मूलाज को आप रिवाइज करेंगे क्योंकि इन्हीं का मैं बाद में यूज़ करने वाला हूँ जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर में करवाऊँगा, चाहे मेरे पास में जो कलेक्टर करंट की इक्वेशन रही हो, चाहे वी वोल्टेज की इक्वेशन रही हो, अल्फ़ा बीटा की हमारे पास में इक्वेशंस रही हो, अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, इनके बीच में रिलेशंस क्या हैं, इनको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है और अच्छे से इनको एक दो बार रिवाइज करना है, अपने आप से लिख के देखना अपने नोटबुक के अंदर में, क्योंकि बार बार इनका यूज़ होगा और फिर आप लोग ये एक्सक्यूज मत देना कि चीज़ें ऊपर से जाती हैं, ठीक है ना। वो लाइव सेशन के अंदर में हम देखेंगे या जैसा भी हमारे पास सुटेबल टाइम मिल पाएगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों से न्यूमेरिकल्स को लेकर मैं बात करूँगा आप लोगों से। तो बेटर है आप लोग इनको रिवाइज करते रहिए और जितना आप लोग रिकमेंड कर सकें भाई अपने यार दोस्तों को उनको आप रिकमेंड करने की कोशिश कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी हम सिलेबस भी कवर कर सकें और उनका भी टाइमली सिलेबस जो कवर हो जाए। आप ये सोच के मत बैठिए कि यार एग्ज़ाम तो पता नहीं कब होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो यार, पहले अपने आप को उस लेवल पर प्रिपेयर तो कर लो। लास्ट के देखा होगा आप लोगों ने जब ATC की प्रिपरेशन कर रहे थे तो वहाँ पर भी आप लोगों के साथ ये हुआ था कि लास्ट के 15-20 दिन आप लोग तैयारी करने बैठते हैं, फाइनली होता क्या है कि हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं आप लोगों के कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। तो आपको ऐसी सिचुएशन ना अभी आने नहीं देनी, क्योंकि ये सिचुएशन अगर आपके पास में दोबारा से आ गई ना तो दोस्त मैं बता रहा हूँ कि फिर सिलेक्शन से आप दूर चले जाओगे। तो आपको सिलेक्शन से दूर नहीं जाना है, आपको सिलेक्शन के पास में आना है और वो तभी पॉसिबल है जब आप अभी एक कंटिन्यूटी एक अपनी अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ में चीज़ें पढ़ते रहेंगे। कंसिस्टेंसी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आपको किसी का एग्ज़ाम रहा हो, चाहे आपका गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे HL का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके IAS लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी PhD हो, सभी के लिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग अपने आप में पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिविटी को अपने पास में रहने देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोग को हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव आप अगर लोगों को ढूंढने जाओगे ना तो हज़ारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव बहुत कम लोग मिलेंगे। और दूसरों को ढूंढने से बेटर है कि आप खुद अपने आप में पॉजिटिव बन के दूसरों को एक पॉजिटिव भी करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, और भाई जितना भी आप लोग रिकमेंड करें दोस्तों को, यारों को, अपनों को, उनको अच्छे से इसको रिकमेंड कीजिएगा। और दूसरा मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोग को, बीच में हमारा चैनल जो हैक हो गया था उसी को लेकर हमारे सारे वीडियोस भी डिलीट हो गए थे। अभी तो मैंने उनको रिकवरी कर लिया है 8-9 घंटे लगा के उनके ऊपर में, और इसी के बैकअप में मैंने एक फोटोनिक्स 2.0 के नाम से दूसरा चैनल भी यहाँ पर ओपन कर दिया है। एज ए बैकअप मैंने रखा है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर दोबारा से हमारे साथ में इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो हम वहाँ पर अपनी वीडियोज़ को कंटिन्यूटी के साथ में डाले रखें